हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्केडवे में। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है सौर मंडल का, मून का। सौर मंडल का जो चैप्टर है आज है वो चंद्रमा के बारे में, मून। ठीक है दोस्तों, तो हम चंद्रमा क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चंद्रमा सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का एक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्या है? उपग्रह। उपग्रह किसका है? पृथ्वी का। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम समझेंगे किससे कहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाता है एग्जामिनर और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक चीज़ को इसमें हल करेंगे। देखो, सबसे पहले आता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जैसे ये वैज्ञानिकों के उसके विज्ञान के नाम हैं, विज्ञान के नाम। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। ठीक है दोस्तों, सेक्सोमीटर। ऐसे ही है सेलेनोलॉजी। पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो सेलेनोलॉजी इसका मतलब होता है चंद्रमा के बाहरी सतह और आंतरिक सतह का, जो चंद्रमा के भीतरी सतह और आंतरिक सतह या बाहरी सतह की अध्ययन करने की विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सेलेनोलॉजी किसे कहते हैं? चंद्रमा के बाहरी सतह और भीतरी सतह के अध्ययन करने की विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा वर्ड है शांति सागर। ठीक है दोस्तों, हम ये पढ़ रहे हैं सिर्फ चंद्रमा की, उसको फिजिकली यानी कि उसकी बेसिक जो फिजिकली क्या क्या है वहाँ पे, और उसका मतलब पृथ्वी से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, एकमात्र चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र इकलौता। ठीक है दोस्तों, सेलेनोलॉजी हमने पढ़ लिया। चंद्रमा के चंद्रमा की अध्ययन की विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है शांति सागर। ठीक है दोस्तों, शांति सागर। शांति सागर। अब देखो, शांति सागर ये बिल्कुल अटपटा शब्द, अगर आपके एग्जाम में आएगा शांति सागर तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है चंद्रमा पे जो धूल के मैदान है। ठीक है दोस्तों, धूल के मैदान क्या है? धूल के मैदान, उसको क्या कहा जाता है? शांति सागर। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? शांति सागर। चंद्रमा पे धूल के मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? शांति सागर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन है लिबनिटीज पर्वत। जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, 8,848 मीटर। कितनी? माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंचा पर्वत है पृथ्वी का, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। अब बात करते हैं चंद्रमा पर एक पर्वत है लिबनिटीज पर्वत। क्या दोस्तों? लिबनिटीज पर्वत। लिबनिटीज पर्वत की ऊंचाई है 35,000 फुट या 10,468 मीटर। यानी कि वहाँ पे पर्वत है, उसका नाम है लिबनिटीज। चंद्रमा पे, मून पे उसकी जो माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी से भी काफ़ी ज़्यादा है। पृथ्वी पे जो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर है, उससे लगभग 2,000 मीटर ज़्यादा ऊंचाई है चंद्रमा पे जो पर्वत है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? हमारा नेक्स्ट वो है पॉइंट है जीवाश्म ग्रह। देखो, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ये कोई ग्रह नहीं है, ये ध्यान करना। ये सिर्फ इसका मतलब एक परिभाषा के तौर पर इसको समझाने के लिए दे दिया गया। इसकी विशेषता जीवाश्म ग्रह यहाँ की, क्योंकि वहाँ की जो धरातल में जो बनी है वो जीवाश्म यानी कि बहुत जो उसकी परतें हैं चंद्रमा की, उसको खोजबीन के पता किया कि जैसे जीवाश्म जीवों के दबने से जैसे वहाँ पे कुछ मतलब जीवाश्म ग्रह इसलिए कहा जाता है उसको चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, अब
एक चीज़ होती है परिक्रमा और गुणन गति। देखो परिक्रमा वही हो जाती है जैसे पृथ्वी के ये चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, ठीक है दोस्तों, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, क्योंकि ये चंद्रमा इसका उपग्रह पृथ्वी का, ठीक है। तो परिक्रमा तो ये हो गई जो इसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है दोस्तों। परिक्रमा का मार्ग कौन सा है इसका? परवलयकार, ठीक है दोस्तों। जो चंद्रमा का मार्ग है परवलयकार है, यानी कि पूर्णतः गोल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे कम दूरी बनती है और यहाँ पे अधिकतम दूरी बनती है, इसको बाद में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सुपर मून ब्लू मून, ठीक है दोस्तों, उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो परिक्रमण अवधि है इसकी, परिक्रमण काल, वो है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, ठीक है दोस्तों। कितनी है? यानी कि यह है 27 दिन 7 घंटे, यानी कि लगभग 28 दिन में ये अपना एक चक्कर किसके? पृथ्वी के लगा लेता है चंद्रमा, ठीक है दोस्तों। तो उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। अब बात आती है घूर्णन काल। घूर्णन काल होता है अपने एक्स पर, यानी कि अपने एक्स पर एक ही जगह गेंद की तरह घूमना, ठीक है दोस्तों। जैसे पृथ्वी भी अपने एक्स पर घूमती है, कितने घंटे में? लगभग 24 घंटे में घूमती है। तो वैसे ही चंद्रमा अपने अक्ष पे घूमता है, कितना टाइम लगाता है? जितना घूर्णन काल और उतना ही परिक्रमण काल। समझ गए होंगे आप, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में परिक्रमा करता है पृथ्वी की, उतने ही समय में अपने अक्ष पर घूमता है, यानी कि 27 दिन में, लगभग 28 दिन में ही वो अपने अक्ष पर घूमता है और लगभग 28 दिन में ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। एग्जैक्ट इसका जो टाइम है परिक्रमण काल और घूर्णन काल का, वो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है, यानी कि इसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल विपरीत है पृथ्वी से। लगभग 28 दिन में ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, और लगभग 28 दिन में ही ये अपने अक्ष पर घूमता है। इसी के कारण हमेशा जो चंद्रमा का पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल पृथ्वी के समांतर चलता है और एक ही टाइम पे चलता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है व्यास की। व्यास, ठीक है दोस्तों, हमने पृथ्वी के 2 व्यास पढ़े थे, ठीक है, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास था 12,714 और भूमध्य रेखीय व्यास था 12,756, ठीक है, क्योंकि वो पृथ्वी बीच में से ध्रुवीय अक्षों पे चपटी थी। अब चंद्रमा का एक ही व्यास है, तो क्या है? 3476 किलोमीटर, ओनली 3476 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी से काफ़ी छोटा है चंद्रमा, इसलिए इसका व्यास है 3476 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। एक लूसेंट में इसको दे रखा है, लूसेंट में चंद्रमा की जो इसकी व्यास है वो दे रखा है 3480 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये बुकों का फर्क होता है, आप इसमें कंफ्यूजन आए। 3476 किलोमीटर और लूसेंट में इसको दे रखा है 3480 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमेशा एक ही आएगा, दोनों में से अलग अलग ऑप्शन नहीं देते हमेशा। या तो 3476 किलोमीटर आएगा, 3400 से आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो 3476 किलोमीटर और कॉमन तरीके से इसको 3480 किलोमीटर लिख दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है द्रव्यमान की, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 81, यानी कि 1/81 इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो पृथ्वी की तुलना में 1/81 भाग है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमेशा याद करना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है चंद्रमा का द्रव्यमान कितना, तो हमेशा आएगा ऑप्शन में पृथ्वी के 1/81, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है आयु। देखो पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था उस टाइम पे, जो उसकी अवधि जो वहाँ पे कौन से टाइम पे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, चंद्रमा का निर्माण हुआ था, तो चूँकि हमने पृथ्वी की आयु पता किया वैज्ञानिकों ने, पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष लगभग, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी की जब आयु 4.6 अरब वर्ष है, तो चंद्रमा की भी आयु कितनी होनी चाहिए?
क्योंकि पृथ्वी से ही चंद्रमा बना है। तो लगभग इसकी भी आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष। ठीक है दोस्तों, 460 करोड़ वर्ष भी आता है इससे, करोड़ वर्ष भी आता है इसमें, ऑप्शन में आ सकता है 460 करोड़, 4.6 अरब या 4.6 बिलियन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में आप अपने हिसाब से देख लेना और समझ जाना। आयु हो गई। अब होती है पृथ्वी से दूरी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से दूरी कितनी है। देखो हमने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। अब चंद्रमा की बात आ रही है। चंद्रमा से दूरी है पृथ्वी की, वो है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब 3,84,000 किलोमीटर बिल्कुल एवरेज है। अब इसका मार्ग है जो सर्किल है, चक्कर लगाने का पृथ्वी के, वो है परवलयाकार। तो यहाँ पे तो बनेगी बिल्कुल कम दूरी और यहाँ पे बनेगी अलग दूरी, यानी कि ज़्यादा दूरी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस चैप्टर को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सुपर मून और ब्लू मून और ब्लड मून। ठीक है दोस्तों, इसमें हम समझेंगे एवरेज जो एग्जैक्ट इसकी औसतन जो दूरी है पृथ्वी से, वो 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल, देखो वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, चंद्रमा पर नहीं है, नील। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जितने भी अभियान, मानवीय अभियान गए थे वहाँ पे सब ऑक्सीजन की सहायता से उतरे थे वहाँ पे, और वहाँ पे वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, चंद्रमा पर, क्योंकि वायुमंडल एक टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। तो टेम्परेचर जब वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं होगा तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, और वहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है घनत्व की, डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, डेंसिटी इसकी 3.34। याद करना दोस्तों, डेंसिटी इसका घनत्व है 3.34, जो यह है पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। आप इसमें ज़्यादा गुस्सा मत, इस डेंसिटी क्या है पानी का, आप इसको याद कर लो सिर्फ कि जो इसकी घनत्व है चंद्रमा का, वो पानी के सापेक्ष है 3.34। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है गुरुत्व। देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, गुरुत्व, ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, जी या गुरुत्व। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटी या गुरुत्व बल है जो है पृथ्वी के 1/6। क्योंकि जैसे हम ग्रेविटी को समझेंगे, जैसे यहाँ पे 600 न्यूटन का कोई चीज़ है, अगर उसको चंद्रमा पे ले जाएंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पे उसका भार या उसका न्यूटन भार कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 600 इंटू कर देंगे 1/6, तो वहाँ पे होगा 100 न्यूटन भार। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमेशा उसका गुरुत्व की बात आती है चंद्रमा की, तो वो आएगा पृथ्वी के 1/6 भाग। ठीक है, प्रकाश, देखो ये बार बार में प्रकाश, क्योंकि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है, वो भी एनर्जी सूर्य से लेता है, लेकिन कारण ये होता है कि जो उपग्रह हैं सारे ही परावर्तित करके अपने ग्रह को प्रकाश से परावर्तित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश वैसे तो समझ लिया आपने कि प्रकाश चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं, किसी भी चंद्रमा का किसी भी उपग्रह का कोई भी प्रकाश या कोई भी एनर्जी नहीं है। वो सिर्फ सारे ही पिंड हैं, जो प्लेनेट है, सैटेलाइट है, वो सूर्य से ही अपनी ऊष्मा या एनर्जी लेते हैं। लेकिन जो प्रकाश है वो परावर्तित होकर आता है कहाँ से, चंद्रमा से पृथ्वी पे, वो लेता है 1.03 सेकंड का समय। ठीक है दोस्तों, कितना, 1.03 सेकंड का समय, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर की पर सेकंड की स्पीड तो उसकी प्रकाश की होती है। अब 84,000, तो मतलब 1.03 सेकंड इसका टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी मोस्ट बात है वो है एक कि चंद्रमा का हमेशा पृथ्वी से कितना भाग दिखाई देता है। देखो हमने देखा होगा हमेशा चंद्रमा ऐसे ही दिखाई देता है हमारे को। ठीक है दोस्तों, कभी भी पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है दोस्तों, इसका कारण ये है कि ये हमेशा, देखो इसको हम चित्र से समझेंगे, ये पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से होते हुए चंद्रमा पे जा रहा है
तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर जो हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढक जाता है वो हमेशा, जैसे ये हिस्सा ये हमारे को खुली आंखों से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो छाया के अंदर ढक जाता। तो जो ये हिस्सा, इस पे जो प्रकाश पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है दोस्तों, ये दिखाई देता है। तो ये हमारे को कितना, ये है 59%, 59 या 58%। देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग इसका ऑप्शन है, लेकिन एग्जैक्टली ये 59% है। ठीक है दोस्तों, और 41% भाग अदृश्य रहता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, 41% भाग अदृश्य रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका कारण हमने समझ लिया, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश आता है वो पृथ्वी की छाया के कारण जो इस पर छाया पड़ जाती है चंद्रमा पे, वो भाग छुप जाता है और जिस पे प्रकाश पड़ता है वही हमारे को दिखता है। कितना परसेंट भाग दिखता है? 59 या 58%, और 41% भाग अदृश्य रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और अपनी तैयारी करिए, मस्त रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।